तो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन केमिस्ट्री के। ठीक है, तो भाई ये क्वेश्चन ऐसे जो कि हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। देख सकते हो जैसे क्वेश्चन आपका फ्रेंकल दोष क्या, उदाहरण सहित समझाइए। मतलब जितने क्वेश्चन आपके हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं और इस बार भी पूछे जा सकते हैं, उन क्वेश्चन को आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, तो भाई प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो देखो जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है फ्रेंकल दोष क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो देखो बात करते हैं फ्रेंकल दोष होता क्या है। तो देखो बात करें फ्रेंकल दोष की, तो देखो पढ़ो। कह रहा यह दोष आयनों के अपनी जालक स्थिति को त्याग कर अंतराकाशी स्थान को ग्रहण कर लेने के कारण उत्पन्न होता है। इसमें धनायनों का आकार ऋणायनों से काफी छोटा होता है। क्या बात कही गई? देखो कहा गया यह दोष आयनों की अपनी जालक स्थिति, मतलब जो जालक में आयन होते हैं वो अपनी जालक स्थिति को त्याग कर कहाँ चले जाते हैं? अंतराकाशी स्थान में चले जाते हैं। ठीक है, त्याग कर अंतराकाशी स्थान ग्रहण कर लेते हैं और लेने के कारण उत्पन्न होता है। मतलब कि यह दोष जो होता है क्यों उत्पन्न होता है? आयनों की अपनी जालक स्थिति को त्याग कर अंतराकाशी स्थान में चले जाने के कारण उत्पन्न होता है। इसमें धनायनों का आकार ऋणायनों से काफी छोटा होता है। मतलब जो धनायन होते हैं, मान लो जैसे Ag+ जो है वो Br- से क्या होता है? छोटा होता है। और Br- क्या होता है? काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, ये छोटा होता है धनायन, ऋणायन बड़ा होता है। यही कहा गया कि इसमें धनायनों का आकार ऋणायनों से काफ़ी छोटा होता है। एग्जाम्पल देखो फ्रेंकल दोष के AgBr, AgCl, AgI, ZnS आदि। ठीक है, तो ये होते हैं इसके एग्जाम्पल। अब आपसे कह रहा था उदाहरण सही समझाइए, तो उदाहरण ये हो गए, थोड़ा समझ भी लो नीचे। तो देखो आपको दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ पे कि फ्रेंकल दोष कैसे होता है। देखो एग्जाम्पल हमने AgBr का यहाँ पे लिया हुआ है। AgBr का आपका क्रिस्टल है जिसपे Ag+ Br-, Ag+ Br-, ये मतलब पूरा क्रिस्टल इसका बना हुआ है। ठीक है, एक Ag+ के बाद तुरंत Br-। ठीक है, आप देखो क्या होगा, इतना समझ में आ गया। अब कह रहा था कि क्या होता है इस पे, जो आपका आयन है वो क्या करता है? अपना स्थान छोड़कर कहाँ चला जाता है? अंतराकाशी स्थान में। और एक बात याद रखो, यहाँ पे केवल धनायन ही जाएगा। क्यों? क्योंकि धनायन का आकार छोटा होता है और ऋणायन का आकार जो होता है वो बड़ा होता है। ये आपको ऊपर बता दिया, तो इसलिए यहाँ स्थान छोड़कर केवल धनायन जाएगा। देख सकते हो यहाँ पे Ag+ जो है अपना स्थान त्याग दिया है। यहाँ पर देख सकते हो आगे दिखाया गया आपको, Ag+ ने अपना स्थान त्याग दिया और यहाँ पे बीच में अंतराकाशी स्थान में आ चुका है। ये जो बीच का स्थान होता है, देखो यहाँ का ये जो बीच का स्थान है, ये यहाँ का जो बीच का स्थान, इन चारों के बीच का स्थान, ये अंतराकाशी स्थान होता है। तो देख सकते हो ये अंतराकाशी स्थान पे Ag आ चुका है, ये स्थान रिक्त हो गया और ये जो अंतराकाशी स्थान में आया है, इसी के कारण इस दोष को क्या कहते हैं? आपका फ्रेंकल दोष कहते हैं। ठीक है, तो समझ सकते हो आसानी से, धनायन अपना स्थान छोड़कर चला गया है। ठीक है, तो यह दोष आयनों की अपनी जालक स्थिति को त्याग कर अंतराकाशी स्थान को ग्रहण कर लेने के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि राउल्ट का वाष्पदाब अवनमन नियम लिखिए, इसकी सीमाएं भी लिखिए। भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है ये वाला बहुत ज़्यादा। तो बात करते हैं राउल्ट का नियम क्या होता है। तो देखो राउल्ट के नियम के अनुसार किसी विलयन के वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय पदार्थ के मूल प्रभाज के बराबर होता है। ठीक है, क्या बात कही गई आपसे? आपसे कहा गया राउल्ट के नियम के अनुसार किसी विलयन के वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन, अवनमन का मतलब होता है कमी, विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो देख सकते हो यहाँ पे ये जो वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन है ये है P0 - P/P0। ठीक है, कितना है? P0 - P/P0। और ये हमने क्या लिख रखा है यहाँ पे? ये आपका मोल प्रभाज है। कहा गया ना मोल प्रभाज के बराबर होता है, तो मोल प्रभाज को x से डिनोट करते हैं, या N1/N1 + N2 क्या है? ये आपकी मोलों की संख्या है। मोल प्रभाज बराबर सूत्र होता है, मतलब जिस अगर मान लो विलियन में दो अवयव 1 और 2 है, एक का आपको मोल प्रभार निकालना है, तो उसका जो सूत्र होगा वो होगा 1 के मोल बटा 1 के मोल प्लस 2 के मोल। तो वही आपने फॉर्मूला यहाँ N1/N1 + N2 लिख दिया है। ठीक है, देख सकते हो जहाँ आपको नीचे यहाँ दर्शाया भी गया है कि P0 विलायक का वाष्पदाब है। यहाँ पे जो P0 देख रहे हो ये विलायक का वाष्पदाब है, ये वाला। ठीक है, और ये जो P है ये विलयन का वाष्पदाब है। N1 तथा N2 क्रमशः विलेय तथा विलायक के मोलों की संख्या है। और इसके इक्वल क्या हो जाएगा? x क्या हो जाएगा? आपका मोल प्रभाज। तो यही आपका बताया गया कि राउल्ट के नियम के अनुसार किसी विलयन का जो वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन है वो मोल प्रभाज के बराबर होता है। ठीक है, तो ये राउल्ट का नियम है। आप देखते हैं इसकी सीमाएं कि कहाँ तक ये सीमित है। तो देखो कहा गया सीमाएं पे
कि राउड का नियम तनु विलयनों पर लागू होता है, सांद्र विलयन राउड के नियम से विचलन प्रदर्शित करते हैं। जो राउड का नियम है ये केवल तनु विलयनों पर लागू होता है, सांद्र विलयनों से ये विचलन प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो ये इसकी पहली सीमा हो गई। अगला कहा गया यह नियम केवल आवाष्पशील पदार्थों के विलयनों पर लागू होता है। कहाँ पर लागू होता है? केवल आवाष्पशील पदार्थों के विलयनों पर। ठीक है, अगला देखो वैद्युत अपघट्यों के विलयनों पर राउड का नियम लागू नहीं होता। कहाँ पे लागू नहीं होता? जो वैद्युत अपघट्य के विलयन होते हैं उन पर राउड का नियम नहीं लागू होता। जो पदार्थ विलयनों में संगुणित हो जाते हैं उन पदार्थों के विलयन में भी राउड का नियम लागू नहीं होता। तो देख सकते हो ये है राउड के नियम की सीमाएं। इन सीमाओं को आपको लिखना होता है एग्जाम में, चारों जो आपकी लिखी गई है इंपॉर्टेंट वाली, ठीक है, इनको लिखना होता है और आपको राउड का नियम लिखना होता है। ठीक है, तो पूछा जाता है क्वेश्चन ये। अगला क्वेश्चन देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मूल अंश किसे कहते हैं? तो मूल अंश क्या होता है इसको बताते हैं। देखो कह रहा विलयन में उपस्थित किसी एक घटक के मोलों की संख्या तथा विलेय एवं विलायक के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उस अवयव का मूल अंश कहते हैं। मतलब कि किसी विलयन में किसी एक घटक, मान लो घटक कौन सा, या विलेय या विलायक, ठीक है, वही तो घटक होंगे। विलयन में कौन कौन से घटक होते हैं? विलेय और विलायक। ठीक है, तो विलेय के मोलों की संख्या निकालनी तो वो क्या हो जाएगी? विलेय एवं विलायक के कुल मोलों की संख्या। देखो कहा गया विलयन में उपस्थित किसी एक घटक के मोलों की संख्या तथा विलेय एवं विलायक के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उस अवयव का मोल अंश कहते हैं। तो देखो यहाँ पे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। कह रहा है माना एक विलयन के मोल, माना देखो माना मान लो विलयन में आपके दो, देखो कहा गया एक विलयन में विलेय के मोल, मान लो विलयन है आपका उसमें विलेय और विलायक है, तो विलेय के मोल हमने मान लिए एन ए और विलायक के मोल मान लिए एन बी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं विलेय का मोल अंश का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। क्यों? क्योंकि आपसे कहा गया जिस घटक के मोलों की संख्या मोल प्रभाज निकाल रहे हो वो क्या होगा आपका? उस घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन के कुल घटकों की मोलों की संख्या। तो कुल घटक कितने? एन ए प्लस एन बी, एन ए प्लस एन बी, तो वही हो जाएगा एन ए बटा एन ए प्लस एन बी। अगर आपका विलायक का निकालोगे तो वो क्या होगा? एन बी, तो इसका क्या हो जाएगा? एक्स बी इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। मतलब जिसका निकाल ले उसको ऊपर रखना है और नीचे विलयन के कुल वाले। ठीक है, तो एक्स ए निकाला तो एन ए बटा कुल कितना? एन ए प्लस एन बी। एक्स बी निकाला तो एन बी बटा एन ए प्लस एन बी। ठीक है, तो आसानी से समझ सकते हो मूल अंश क्या होता है। ठीक है, आपको पूरा एग्जाम्पल से पूरा फॉर्मूला सहित समझा दिया है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका मूलल उन्नयन स्थिरांक किसे कहते हैं? ठीक है, तो आपको इसे बहुत ही आसानी से हम समझाने वाले, परिभाषा भी बताएंगे, थोड़ा इसको समझ लो तो बहुत ही आसान, आपको रटना भी नहीं पड़ेगा, केवल समझ के लिख दोगे। ठीक है, तो देखो अगर बात करें मूलल उन्नयन स्थिरांक का तो उसके लिए आपको फॉर्मूला याद रखना है डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू एम, जहाँ के बी आपका मूलल उन्नयन स्थिरांक है, डेल्टा टी बी क्वथनांक में उन्नयन है, एम होती है मोललता। ठीक है, तो डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू मोललता का फॉर्मूला जो होता है वो होता है विलेय के मोल बटा विलायक का भार किलोग्राम में। क्या फॉर्मूला होता है? विलेय के मोल बटा विलायक का भार किलोग्राम में। तो यदि विलेय के मोल यहाँ पे 1 हो, विलायक का भार 1 किलोग्राम हो, मतलब मोल का मान भी 1 रख रहे हैं हम लोग, भार भी 1 किलोग्राम हो, तो क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पर से, तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा? देखो जब मोल भी 1 हो जाएगा, देखो मोल आपका क्या हो जाएगा? 1, विलायक का भार भी 1 हो जाएगा, तो 1 बटा 1 लिख देंगे और के बी उसी प्रकार रहेगा। तो यहाँ से देख सकते हो जब आगे आएगा तो डेल्टा टी बी इक्वल टू किसके हो जाएगा? के बी के। तो अब यहाँ से परिभाषा क्या बनेगी? देखो नीचे परिभाषा देख सकते हो, विलायक के 1 किलोग्राम में, देखो क्या कहा गया? विलायक के 1 किलोग्राम में विलेय पदार्थ के 1 मोल को घोलने पर क्वथनांक में होने वाली वृद्धि मूलल उन्नयन स्थिरांक कहलाती है। इसे के बी से प्रदर्शित करते हैं। देखो कैसे हो गया ये? देखो आपने क्या देखा? डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी। डेल्टा टी बी आपको बता दिया क्वथनांक उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन है। ठीक है, ये क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक या मूलल उन्नयन स्थिरांक है। ठीक है, तो विलायक का 1 किलोग्राम, देखो हमने यहाँ पे विलायक का 1 किलोग्राम लिया हुआ है और विलेय के 1 मोल लिए हुए हैं, ये तो आपको पता है ना, अभी आपको ऊपर बताया। यदि विलेय का 1 मोल और विलायक का 1 किलोग्राम हो तो विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित विलेय पदार्थ के 1 मोल को घोलने पर क्वथनांक में होने वाली वृद्धि वृद्धि या उन्नयन मूलल उन्नयन स्थिरांक के भी होता है। ठीक है, तो यही परिभाषा तो है कि अगर क्या हो, विलायक का मोल 1 मोल हो, विलायक का भार 1 किलोग्राम हो, तो जो क्वथनांक में उन्नयन होगा वही तो आपका उन्नयन स्थिरांक कहलाएगा। तो वही चीज है कि विलायक के 1 किलोग्राम में विलेय पदार्थ के 1 मोल को घोलने पर क्वथनांक में होने वाली वृद्धि या उन्नयन को ही मूलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। इसे केबी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो आप आसानी से समझ सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका मूलल उन्नयन स्थिरांक। अगला देख लो, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है,
कि फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम क्या है। ठीक है, तो इसको देखते हैं। कह रहा इस नियम के अनुसार जब विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा या द्रव्यमान विलेप में प्रवाहित, देखो क्या कहा गया फिर से समझो। इस नियम के अनुसार, ये जब थोड़ा गलत हो गया, ठीक है, इस नियम के अनुसार वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा या द्रव्यमान विलयन में प्रवाहित की गई वैद्युत की मात्रा के समानुपाती होता है। मतलब जो वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया होती है उसमें जो इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा मान लो W है, वो किसके समानुपाती होती है? वैद्युत की मात्रा, या कह सकते हो कुल आवेश को। W प्रोपोर्शनल होता है Q। यही आपका होता है फैराडे का प्रथम नियम। ठीक है, तो इस नियम के अनुसार क्या होता है, जब वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया में किसी इलेक्ट्रॉन पर मुक्त पदार्थ की मात्रा जो होती है, द्रव्यमान जो होता है, विलयन की में प्रवाहित की गई वैद्युत की मात्रा या कुल आवेश के समानुपाती होता है। ये फैराडे का नियम है। ठीक है, देख सकते हो प्रथम नियम है ये। एक नियम और होता है द्वितीय। ठीक है, तो ये प्रथम नियम है, देख सकते हो। तो भाई देख सकते हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं हर साल। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक भी कर देना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।